नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं आहूजा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। सोशल मीडिया का ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पर कानून की विशेष जानकारियां दी जाती है। देश की अदालतों द्वारा दिए जाने वाले महत्वपूर्ण फैसलों को सामान्य भाषा में समझाया जाता है। विधिक जागरूकता के उद्देश्यों के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान करना हमारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है ताकि आम जन को अपने अधिकारों व कर्तव्यों का पता चल सके। तो आइए देखते हैं न्यायिक जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें आहूजा न्यूज चैनल पर। एक उल्लेखनीय निर्णय में राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर पीठ ने फैसला सुनाया कि भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 498 के तहत लंबित आपराधिक मामला किसी व्यक्ति को सरकारी सेवा में नियुक्त होने से अयोग्य नहीं ठहराता है। न्यायमूर्ति अरुण मोंगा ने अमृतपाल बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य मामले में निर्णय सुनाते हुए निर्दोषता की धारणा के महत्व को रेखांकित किया तथा याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी को अस्वीकार करने को मनमाना एवं असंवैधानिक माना। मामले की पृष्ठभूमि: याचिकाकर्ता अमृतपाल ने लोअर डिवीजन क्लर्क के पद के लिए 2013 की भर्ती प्रक्रिया में भाग लिया था। काफी देरी के बाद अक्टूबर 2022 में जारी अनंतिम चयन सूची में उनका नाम आया। हालांकि दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया के दौरान पता चला कि याचिकाकर्ता अपनी पत्नी द्वारा आईपीसी की धारा 498, 406, 323 और 494 के तहत दायर एक आपराधिक मामले में आरोपी है। लंबित आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों पर रोक लगाने वाले 2019 के राज्य सरकार के परिपत्र का हवाला देते हुए प्रतिवादियों ने याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता ने इस फैसले को चुनौती दी और एक पूर्व फैसले में हाईकोर्ट ने अधिकारियों को अवतार सिंह बनाम भारत संघ में सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों का पालन करते हुए उनके मामले पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया था। इसके बावजूद अधिकारियों ने निर्धारित मानकों का पालन किए बिना अपने फैसले की पुष्टि की, जिसके कारण वर्तमान मुकदमा हुआ। कानूनी मुद्दे जो न्यायालय द्वारा विचारित किए गए, उनमें से पहला मुद्दा निर्दोषता की धारणा बनाम लंबित आपराधिक मामले था, जिसके अनुसार क्या किसी व्यक्ति को केवल लंबित आपराधिक मामले के आधार पर सार्वजनिक रोजगार से वंचित किया जा सकता है, विशेष रूप से धारा 498 आईपीसी के तहत, जो वैवाहिक विवादों से संबंधित है। दूसरा विचारणीय मुद्दा संवैधानिक सुरक्षा उपाय का था, जिसके अनुसार क्या याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी को अस्वीकार करने से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और 21 व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का उल्लंघन हुआ है। तीसरा मुद्दा न्यायिक मिसालों का अनुपालन रहा, जिसके अनुसार क्या प्रतिवादियों ने अवतार सिंह बनाम भारत संघ में निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार काम किया, जो रोजगार मामलों में लंबित आपराधिक मामलों को संभालने पर स्पष्टता प्रदान करते हैं। न्यायालय द्वारा इस मामले में निम्न टिप्पणियां की गई। न्यायमूर्ति अरुण मोंगा ने कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां की, जिनमें से मुख्यतः निर्दोषता की धारणा। केवल विवाह के टूटने को इस तरह नहीं माना जा सकता कि पति ही एकमात्र दोषी है, सिर्फ इसलिए कि उसकी पत्नी ने आपराधिक आरोप लगाने का विकल्प चुना है, जो अभी साबित होने बाकी है। इसके साथ ही नैतिकता और कर्तव्यों पर प्रभाव पर भी टिप्पणी की गई, जिसके अनुसार न्यायालय ने सवाल किया कि लंबित मामले की प्रकृति वैवाहिक कलह से उत्पन्न याचिकाकर्ता की लोअर डिवीजन क्लर्क के कर्तव्यों को निभाने की क्षमता को कैसे प्रभावित करेगी। अनुचित निर्णय लेना: प्रतिवादी न्यायालय के पहले के निर्देशों के अनुसार उचित समीक्षा समिति का गठन करने में विफल रहे और अवतार सिंह में सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों की अनदेखी की। मिसाल और समानता को परिभाषित करते हुए जस्टिस मोंगा ने मुकेश कुमार बनाम राजस्थान राज्य के फैसले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि लंबित आपराधिक मामले नियुक्तियों से इनकार करने का आधार नहीं हो सकते, जब तक कि आरोप नैतिक पतन से संबंधित न हो या दोषसिद्धि का कारण न बने। निर्णय देते हुए हाईकोर्ट ने 8 मार्च 2024 के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी को खारिज कर दिया गया था और अधिकारियों को 30 दिनों के भीतर नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्देश दिया। नियुक्ति लंबित आपराधिक मुकदमे के अंतिम नतीजे के अधीन होगी। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को ये स्वीकार करते हुए एक अंडरटेकिंग जमा करने का निर्देश दिया कि अगर उसे दोषी ठहराया जाता है तो वह इक्विटी का दावा नहीं करेगा। कस्बे के मजरे में स्थित बड़गांव सुरखंड के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भिनाई पुलिस थाने के एसएचओ ओम प्रकाश ने छात्र छात्राओं को साइबर सुरक्षा को लेकर जागरूक किया। एसएचओ ओम प्रकाश ने विद्यार्थियों को अनजान व्यक्तियों द्वारा भेजे गए लिंक से दूर रहने की सलाह दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी अपरिचित व्यक्ति को बैंक विवरण या आधार कार्ड की जानकारी नहीं देनी चाहिए।
साथ ही उन्होंने ऑनलाइन गेमिंग के दुष्प्रभावों से बचने की सलाह देते हुए छात्रों को अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने और कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में यातायात सुरक्षा पर भी विशेष जोर दिया गया। एसएचओ ने छात्रों को सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने का महत्व समझाया। उन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली की जानकारी देते हुए साइबर ठगी के शिकार होने की स्थिति में तत्काल पुलिस थाने में सूचना देने और ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया के बारे में भी विस्तार से बताया। खरीदो, उसके लिए उसे वेरीफाई जीमेल आईडी चाहिए। वेरीफाई जीमेल आईडी के लिए मोबाइल नंबर होता है, मोबाइल नंबर के लिए उसमें एक रिकवरी मेल आईडी और होती है। रिकवरी मेल आईडी के लिए जरूरी होता है कि आपकी कोई मेल आईडी खो गई या क्रैप्ट हो गई तो उसका जिस मेल आईडी में आपका डेटा है उस मेल आईडी रिकवरी मेल आईडी में चला जाता है। लेकिन आप जब मोबाइल बदलते हो और वो मेल आईडी डालते हो तो इस मोबाइल का डाटा उस मोबाइल में अपना आप चला जाता है। आपको नहीं तो याद रखने की जरूरत होता है, ऐसा किसी को पता है? मैं आपको बताऊं, ऐसा होता है कि मोबाइल में मेल आईडी होती है, मेल आईडी से ही सारा डेटा सेव रहता है और उससे दूसरा मोबाइल लेंगे तो वो मेल आईडी डालते हैं, मेल आईडी डालते ही उसमें डेटा चला जाता है। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति जस्टिस आशुतोष कुमार ने अंतर्जातीय विवाह करने वाले याचिकाकर्ता दिलखुश प्रजापति व अलका मीना द्वारा प्रस्तुत प्रोटेक्शन याचिका स्वीकार करते हुए पुलिस अधीक्षक दौसा को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ताओं द्वारा आवेदन करने पर उन्हें सुरक्षा प्रदान करें। पिटिशनर्स ने बताया कि एडवोकेट रविंद्र पालीवाल ने उनके मामले में पैरवी करते हुए कोर्ट को बताया कि हम दोनों ने 9 जनवरी को विवाह किया है, जिसकी वजह से उनके कुछ रिश्तेदार इस शादी से खुश नहीं हैं और वो उन्हें लगातार धमकियां दे रहे हैं, इसलिए उनसे सुरक्षा दिलवाने के लिए ये याचिका प्रस्तुत की गई थी। जिसकी सुनवाई के दौरान दोनों पक्षकारों ने न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति देते हुए उपरोक्त तथ्यों का समर्थन किया और विवाह के दस्तावेज पेश किए। जिसकी सुनवाई करते हुए जस्टिस आशुतोष कुमार ने उनका आवेदन स्वीकार करते हुए एसपी दौसा को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ताओं द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने पर उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करें तथा उनको किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचे, ये सुनिश्चित करें। सुरक्षा की मांग करने वाली उक्त आपराधिक रिट याचिका में एडवोकेट रविंद्र पालीवाल द्वारा पैरवी की गई। फोकस भारत समाचार पत्र और डिजिटल मीडिया की प्रधान संपादक कविता नरूका की पहल पर शानदार प्रबंधन, जानदार व्यवस्थाएं और यादगार मनोरंजन एवं कला, साहित्य एवं संस्कृति के संगम का प्रदेश का सबसे बड़ा आयोजन देवलिया कला फेस्टिवल इस बार 23 फरवरी को आयोजित किया जाएगा। कला, साहित्य एवं संस्कृति के इस अद्भुत संगम तथा ग्राम स्वराज, ग्राम आत्मनिर्भर तथा आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के विशेष आयोजन देवलिया कला फेस्टिवल के सफलतम विगत 3 संस्करणों में कविता नरूका ने दिन रात एक से बढ़कर एक कलाकार को देवलिया कला एवं क्षेत्र के ग्रामीणों के लिए उपलब्ध करवाया है। इसके साथ प्रतिवर्ष क्षेत्रीय एवं प्रदेश भर की छिपी हुई प्रतिभाओं को इस बड़े मंच से सम्मानित करते हुए उनका उत्साह वर्धन भी किया है। कविता नरूका ने देवलिया कला फेस्टिवल की स्थापना कर इसे इतना सुपोषित किया है कि क्षेत्र के ग्रामीण इस दिन का इंतजार वर्ष भर करने लगे हैं। देवलिया कला फेस्टिवल के संपूर्ण आयोजन का जिम्मा उठाने वाली एकमात्र हस्ती कविता नरूका महिला सशक्तिकरण एवं ग्रामीण उद्योग, हस्तशिल्प को बढ़ावा देने एवं प्रचार प्रसार करने के भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रही है। इतना ही नहीं, प्रदेश की राजधानी जयपुर में निवास कर रही देवलिया कला की बेटी कविता नरूका द्वारा महिला विकास एवं उत्थान की दिशा में और कई आयोजन एवं सम्मान समारोह भी फोकस भारत के बैनर तले आयोजित किए जाते रहे हैं। सुप्रसिद्ध राजस्थानी नृत्यांगना गुलाबो सपेरा जैसी सम्मानित कलाकार भी गत कुछ संस्करणों में सपरिवार अपनी प्रस्तुतियां कविता नरूका के आग्रह पर देवलिया कला फेस्टिवल के उपलब्ध हुई है। इतना ही नहीं, प्रदेश भर से लीडिंग कलाकारों को भी इस मंच पर कविता नरूका द्वारा उपलब्ध करवाया जाता रहा है। वही उपखंड भिनाय के पत्रकारों सहित भामाशाह एवं समाजसेवी सुनील कावड़िया, ब्यावर के सुप्रसिद्ध बादशाह मेला में बीरबल का किरदार अदा करने वाले मुकेश उपाध्याय, हास्य कवि बुद्धिप्रकाश दाधीच, हास्य कवि कोमल उपाध्याय, बगड़ावत गाने वाले कलाकार, फड़ कलाकार, राजस्थानी लोक गायक, राजस्थानी नृत्य कलाकार, किन्नर समाज से समाजसेवियों, लेखक, साहित्यकारों को भी इस बड़े मंच से सम्मानित किया जा चुका है। देवलिया कला फेस्टिवल के विगत संस्करणों के लाइब्रेरी एवं म्यूजियम का शिलान्यास, खादी फैशन शो, सिलाई मशीन वितरण, लोक कलाकारों की प्रस्तुतियां,
करियर काउंसलिंग सेशन, दिव्यांगजनों को सहायक उपकरणों का निःशुल्क वितरण, जैविक खेती पर सेशन, हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन तथा देवलिया कला अवार्ड से विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले ग्रामीणों को नवाजने जैसे आयोजन शामिल रहे हैं। देवलिया कला के ग्रामीणों के सहयोग एवं कविता नरूका के ऊर्जावान प्रबंधन से देवलिया कला फेस्टिवल का चौथा संस्करण दिनांक 23 फरवरी को ऐतिहासिक आयोजन होने जा रहा है। देवलिया कला फेस्टिवल के चौथे संस्करण में कौन से कलाकार प्रस्तुतियां देंगे, ग्राम स्वराज, आत्मनिर्भर गांव एवं आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के अंतर्गत कौन से आयोजन, सेशन तथा एग्जीबिशन की जानी है, देवलिया कला अवार्ड से किन प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाना है सहित अन्य व्यवस्थाओं को लेकर सफलतम आयोजन की तैयार फेस्टिवल के 1 माह पूर्व ही शुरू कर दी गई है। बंजारा मोहल्ला स्थित सिंधी मंदिर में कल सिंधी संरक्षक मंडल, सिंधी भ्रातृ मंडल, सिंधी नवयुवक मंडल के तत्वावधान में शहीद हेमू कालानी के 82वें बलिदान दिवस पर नम आंखों से याद कर तस्वीर पर माला चढ़ाकर पुष्पांजलि अर्पित कर याद किया गया। सिंधी भ्रातृ मंडल के मीडिया प्रभारी रामचंद टहलानी ने बताया कि इस दौरान अमर शहीद हेमू कालानी की तस्वीर पर संरक्षण मंडल के अध्यक्ष बलराज मेहरचंदानी ने दीप जलाकर, सिंधी भ्रातृ मंडल अध्यक्ष चेतन भक्तानी ने माल्यार्पण कर अगरबत्ती जलाकर अपनी श्रद्धांजलि स्वरूप पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान उपस्थित समाज के सभी बंधुओं ने भी पुष्पांजलि अर्पित कर हेमू कालानी अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा, हेमू कालानी का नाम रहेगा, वंदे मातरम, आयो लाल झूलेलाल के नारे लगाए। मंडल खजांची नरेश कारिहा ने अपने उद्बोधन में बताया कि महज 20 वर्ष की उम्र में देशभक्ति से सरोबार इस बहादुर वीर सपूत हेमू कालानी ने देश की खातिर हंसते हंसते अपनी जान न्यौछावर कर दी। आज हमें इससे शिक्षा लेनी चाहिए। मेहरचंदानी ने कहा कि बहुत ही छोटी उम्र लेकिन देश की आजादी के प्रति जुनून और जज्बे से वीर सपूत हेमू कालानी का नाम इतिहास में अमर हो गया। महिला मंडल की ओर से बहन ईश्वरी होतचंदानी ने भी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर वीर सपूत हेमू कालानी को श्रद्धांजलि अर्पित करी। नवयुवक मंडल के पूर्व अध्यक्ष पंकज होतचंदानी द्वारा समाज के बच्चों के लिए भारत माता के साथ हेमू कॉलोनी की रेखांकित तस्वीर पत्र दिया गया, जिसे कलश भरकर जमा करवाने के लिए कहा गया। सिंधी नवयुवक मंडल के अध्यक्ष योगेश कोरवानी के सानिध्य में कई युवाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस दौरान समस्त संगत द्वारा विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी की अच्छी सेहत के लिए अरदास की गई। डिस्ट्रिक्ट कराटे एसोसिएशन द्वारा आयोजित जिला स्तरीय प्रतियोगिता 18 व 19 जनवरी को अजमेर में आयोजित की गई। उक्त प्रतियोगिता में महिला एवं पुरुष वर्ग में 2 प्रतियोगिताएं कुमते तथा काते आयोजित की गई। दोनों ही प्रतियोगिताओं में पुरुष वर्ग सब जूनियर वर्ग में जुड़वा भाई मितुल जय श्रीवास्तव एवं मितार्थ जय श्रीवास्तव ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। काते में मितुल जय श्रीवास्तव ने अपने ही भाई मितार्थ जय को पराजित करते हुए सिल्वर मेडल जीता तथा मितार्थ जय ने कांस्य पदक जीता। इसी प्रकार कुमिते प्रतियोगिता में दोनों जुड़वा भाई फाइनल में पहुंचे, जिसमें मितुल ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया तथा मितार्थ जय श्रीवास्तव ने रजत पदक जीता। दोनों संत एंड सेलिम सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर की 6ठी कक्षा के छात्र हैं। इससे पूर्व ये दोनों जुड़वा भाई राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के पश्चात दोनों राष्ट्रीय स्तरीय कराटे प्रतियोगिता हेतु चयनित हो चुके हैं। उक्त उपलब्धि के लिए इन दोनों छात्रों ने कोच श्री सोनू शर्मा जी को जीत का श्रेय दिया है। गौरतलब है कि उक्त दोनों होनहार बालक रोडवेज विभाग में कार्यरत अमित श्रीवास्तव तथा दयानंद महाविद्यालय में कला विषय की प्रोफेसर और डीन डॉक्टर ऋतु शिल्पी सक्सेना के सुपुत्र हैं। वहीं इन दोनों बालकों को मिली इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर पॉजिटिव पर्सनस ग्रुप के संदीप माथुर, मनोज मिश्रा, अनिल भाटी, मनोज आहूजा, अशोक सिंह रावत ने अमित व शिल्पी को बधाई देते हुए जुड़वा बालकों को भविष्य में राष्ट्रीय स्तर पर सफल होने का आशीर्वाद व शुभकामनाएं दी है।